वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 12 हायर परचेज 2 स्टार्ट करते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट एंड रीपोजीशन। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, मतलब आप हायर परचेज़र हो, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, आपका कर्तव्य है कि आप हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करो जो सामान आपने भाड़े पे लिया है। अगर आप उस सामान के लिए इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तो आप डिफ़ॉल्ट कहलाओगे। ठीक है। रीपोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो और वेंडर ने आपको नोटिस भी दे दिया कि मैं आपको इतना समय देता हूँ, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, और स्टिल आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, तो इस केस में जो मालिक है उस एसेट का, जो वेंडर है जिसने सामान आपको उधार पे दिया है, वो सामान अपना वापस ले जाएगा। इसी टर्म को हम कहते हैं रीपोजीशन। ठीक है। राइट्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन होता है? जो सामान आपको भाड़े पर देता है। ठीक है। उसके क्या क्या अधिकार हैं वो देखते हैं। सबसे पहला अधिकार, राइट टू टर्मिनेट द हायर परचेज अग्रीमेंट। देखिए, जो हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में अग्रीमेंट होता है, उसके पास अधिकार है, हायर वेंडर के पास अधिकार है कि वो उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन का ध्यान रखना है। ये कंडीशन ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा बार इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, यहाँ पे लिखा है मोर देन वन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब आपने एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, आपने फिर दूसरी भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो इस केस में हायर वेंडर के पास अधिकार है कि वो हायर परचेज अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले वो आपको नोटिस देगा। बिना नोटिस दिए वो हायर परचेज अग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता। सेकेंड राइट देखते हैं, राइट आफ्टर टर्मिनेटिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट, मतलब हायर परचेज अग्रीमेंट टर्मिनेट करने के बाद कुछ और अधिकार होते हैं हायर वेंडर के पास। सबसे पहला अधिकार क्या है कि वो हायरर, मतलब जो हायर परचेजर है, उसकी प्रेमिसेस में घुसकर अपना सामान सीज कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जिस जगह पे आपने सामान रखा है, समझ लीजिए आप हायर परचेजर हो, आपने मशीन जो है अपनी फैक्ट्री के लिए ले रखी थी उधार पर, और आपने वो मशीनरी अपनी फैक्ट्री में ही रखी हुई है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, आपको नोटिस भी आ गया, हायर परचेज अग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया हायर वेंडर ने, तो हायर वेंडर क्या करेगा? आपकी फैक्ट्री में आएगा और अपनी मशीनरी वापस ले जाने का अधिकार रखता है, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है और आपका हायर परचेज अग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा अधिकार क्या है हायर वेंडर के पास कि वो हायर चार्जेस को, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिए, मतलब जो हायर परचेजर ने जो हायर चार्जेस पे कर दिए हैं उस एसेट के लिए जो उसने भाड़े पे खरीदी थी, तो उसके पास अधिकार है कि उसे पैसा वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, और इतना तो आपने इस्तेमाल कर ही लिया होगा मशीनरी को, तो वो पैसा क्यों वापस करेगा हायर वेंडर, है ना। और अगर कोई और भी पैसा बचा है, अरियर बचा है, तो वो भी हायर परचेजर से वापस लिया जा सकता है। समझ में आ गया? जितना आपने मशीनरी का इस्तेमाल किया है उतना पैसा रखने का अधिकार हायर वेंडर रखता है। और अगर आपने, समझ लीजिए 4 महीने के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, 4 महीने के लिए आपने मशीनरी यूज़ करी थी और 4 महीने की इंस्टॉलमेंट में से आपने केवल 2 महीने की इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो हायर वेंडर का अधिकार है कि 2 महीने की और इंस्टॉलमेंट आपसे निकलवाए, चाहे हायर परचेज अग्रीमेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने मशीनरी 4 महीने के लिए पूरी यूज़ करी है। समझ में आया? नेक्स्ट इज टू क्लेम डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द एसेट्स और गुड्स। इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने हायर परचेज अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, फिर भी हायर परचेजर जो है आपको गुड्स रिटर्न नहीं करता, आपको गुड्स डिलीवर नहीं करता, तो इस केस में आपके पास अधिकार है कि आप उससे पैसा ले सको, डैमेजेस ले सको, जब तक वो आपको सामान जो है डिलीवर नहीं करता। समझ में आ गया? तो ये हायर वेंडर का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन हायर वेंडर और ऑनर कुछ, लेकिन ये जो आप अधिकार अभी हमने जाने हायर वेंडर के, इसके ऊपर कुछ पाबंदियां भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं? फर्स्ट आता है इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स बाय द ऑनर। इसका मतलब क्या है? देखिए, हायर परचेजर से सामान सीज करना आसान बात नहीं है। इस केस में आपको थोड़ा पैसा हायरर को देना पड़ सकता है,
पर ये कंडीशन क्या है, जिस केस में हायर वेंडर को हायर परचेजर को पैसा देना पड़ेगा अगर वो अपने गुड्स सीज करता है, मतलब कि जब्त कर लेता है हायर परचेजर से। अमाउंट पेड बाय द हायरर, मतलब हायर परचेजर ने आपको जिस दिन आप गुड्स सीज कर रहे हो उस दिन आप एक कैलकुलेशन करोगे, हायर वेंडर कैलकुलेशन करेगा जिस दिन वो अपना सामान हायर परचेजर से वापस ले रहा है या फिर सीज कर रहा है। अब तक हायरर ने कितना पैसा पे कर दिया, हायरर मतलब हायर परचेजर ने अब तक कितना पैसा पे कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन मैंने ले लिया 1 लाख रुपए पे कर दिया है। वैल्यू ऑफ द गुड्स, जिस दिन आप सामान अपना वापस ले रहे हो हायर परचेजर से उस दिन गुड्स की वैल्यू क्या है, समझ लीजिए इस क्वेश्चन में उस गुड्स की वैल्यू 50,000 है, ठीक है। और अग्रीमेंट में हायर परचेज प्राइस जो है वो लिखा हुआ था 90,000 रुपये, ठीक है। हायर परचेज अग्रीमेंट में हायर परचेज का प्राइस जो था वो 90,000 रुपये था। तो अब क्या हुआ कि 1.5 लाख जो है 90,000 से ज़्यादा हो गया, मतलब कि हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा हो गया। तो इस केस में 60,000 जो है आपको हायर परचेजर को देने पड़ेंगे, मतलब हायरर को देने पड़ेंगे। तो क्या मैंने बोला, हायर वेंडर को हायर परचेजर को 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। किस केस में, जितना पैसा हायर परचेजर ने दिया प्लस आपकी गुड्स की वैल्यू क्या है उन दोनों का टोटल करोगे। अगर वो हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा निकल आता है तो इस केस में आपको पैसा देना पड़ेगा हायरर को, अगर आप सामान सीज कर रहे हो या जब्त कर रहे हो। समझ में आ गया। तो इसीलिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जब भी हायर वेंडर अपना अधिकार यूज़ करता है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनर राइट टू रीपोजेस। देखिए, रीपोजेशन करना इतना आसान बात नहीं है। अगर हायर परचेजर ने स्टैचुटरी अमाउंट जो है हायर परचेज प्राइस का जो स्टैचुटरी अमाउंट है वो पे कर दिया है तो इस केस में हायर वेंडर जो है रीपोजेशन नहीं कर सकता। समझ में आ गया। अगर हायर परचेजर ने स्टैचुटरी अमाउंट पे कर दिया है, जो भी हायर परचेज प्राइस का अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था उतना अमाउंट उसने पे कर दिया है स्टैचुटरी अमाउंट, तो इस केस में जो गुड्स का मालिक है या फिर हायर वेंडर बोलूँ, हायर वेंडर अपने गुड्स को या एसेट को वापस नहीं ले सकता, जब्त नहीं कर सकता हायर परचेजर से। समझ में आ गया। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें ध्यान रखना है। आगे अब जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं अगर डिफ़ॉल्ट एंड रीपोजेशन का केस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 केसेस हैं। केस 1 ये है कि कंप्लीट रीपोजेशन है। कंप्लीट रीपोजेशन का मतलब क्या है, पूरी तरीके से वो अपनी एसेट को जब्त कर लेगा हायर वेंडर हायर परचेजर से, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट रीपोजेशन। केस नंबर 1 ये है। और हम ये देखेंगे कि कैसे हम एंट्री करेंगे और कैसे लेजर बनाएंगे हायर वेंडर की बुक्स में और हायर परचेजर की बुक्स में। सबसे पहले हम हायर वेंडर की बुक में देख रहे हैं, मतलब जो कि ऑनर है गुड्स का या फिर एसेट का। क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन जनवरी 1, 2017 ABC ने अपनी एक प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड की थी 28,000 की। उसका कैश प्राइस था 28,000। XYZ लिमिटेड को बेची थी। इस केस में ABC लिमिटेड क्या है, ये हायर वेंडर हो गया और XYZ लिमिटेड क्या हुआ, हायर परचेजर। जो खरीदने वाला है वो XYZ है और ABC लिमिटेड वो है जो भाड़े पे सामान दे रहा है। XYZ ने तुरंत डाउन पेमेंट कर दी थी 7500 की। 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 7500 की इंस्टॉलमेंट होगी, एक इंस्टॉलमेंट 7500 की है, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी हर साल के आखिर में, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। डेप्रिसिएशन जो है 10% है जो कि XYZ लिमिटेड को पे करना पड़ेगा, मतलब कि जो हायर परचेजर है। डाउन पेमेंट पे की जा चुकी है, मतलब कि XYZ लिमिटेड ने डाउन पेमेंट पे कर दी है ABCD लिमिटेड को और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी है, पर वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। उसके बाद आगे थर्ड वाली भी पे नहीं करेगा। फिर ABC लिमिटेड क्या करता है, जो कि हायर वेंडर है, वो अपने गुड्स को रीपोजेस कर लेता है। और ABC लिमिटेड जब गुड्स को रीपोजेस करता है तो उसको खर्चा पड़ता है 300 रुपये का रिपेयर करवाने का। अब गुड्स जो हैं ऐसा होता है ना कि जब आप कोई गुड्स सामान उधार पे भेजते हो, भाड़े में भेजते हो या कोई एसेट भाड़े पे देते हो तो उसको कोई डैमेज तो हो ही जाता है और आप पे खर्चा पड़ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। ABC लिमिटेड को 300 रुपये खर्चा करना पड़ा अपनी मशीनरी पे और उसने फिर अपनी इसी एसेट को 15,350 रुपये में बेच दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, वो देखते हैं। एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री करके दिखाया है प्रॉपर
और फिर लेजर बनाना सिखाया है। लेकिन अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री करने को नहीं बोला जा रहा, केवल लेजर बनाने को बोला जा रहा है, तो केवल लेजर ही बनाइएगा, जर्नल एंट्री मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री इसलिए बताई है ताकि लेजर समझना आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें। ABC लिमिटेड कौन है? जिसने सामान भाड़े पे दिया है, हायर वेंडर। तो हम उसकी बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री करेंगे और कैसे लेजर बनाएंगे वो देखते हैं। अब ABC जो है वो तो बेचने वालों में, जो जिसने भाड़े पे सामान दिया है, जिसने बेचा है, सेलर मान लो एक तरह से, उसने 28,000 रुपये की कैश प्राइस में एक अपनी मशीनरी बेची थी। तो एंट्री क्या होगी? 1/1/2017 को बेची थी, तो हम क्या लिखेंगे? XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। XYZ अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये डेटर है, आपने किसी को भाड़े पे सामान दिया है, आपको उससे पैसा मिलेगा, तो आपकी एसेट बढ़ी ना, तो इसीलिए मैंने XYZ लिमिटेड को डेबिट पे दिखाया है। टू सेल्स अकाउंट, आपकी इनकम है, अगर आप कुछ सेल करते हो तो इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखाया है 28,000। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सेल्स अकाउंट की जगह मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखा मशीनरी अकाउंट? क्योंकि ABC लिमिटेड का मशीनरी खरीदने और बेचने का काम है। ठीक है, अगर उसका मशीनरी खरीदने बेचने का काम नहीं होता तो हम फिर यहाँ मशीनरी लिखते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 1/1/2017 को ही आपको डाउन पेमेंट मिल जाती है। देखा था आपने, 7500 की XYZ लिमिटेड जो है ABC लिमिटेड को डाउन पेमेंट कर देता है। अगर आपके पास तुरंत पैसा आ रहा है तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ा, और जब बैंक अकाउंट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। और किसने पैसा दिया है? XYZ ने पैसा दिया है, हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि भाई एक तरह से हमारा थोड़ा डेटर ही कम हो रहा है, और डेटर हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है, तो फिर XYZ लिमिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 7500। नेक्स्ट आता है 2017 के आखिर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने सामान तो भाड़े पे दिया है, आपको पूरी पेमेंट तो मिली नहीं है, तो आप इंटरेस्ट तो चार्ज करोगे XYZ लिमिटेड से। अगर आप XYZ लिमिटेड से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो XYZ लिमिटेड को डेबिट करोगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इंटरेस्ट पे करें। हम इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री कर रहे हैं कि हम उसको बता रहे हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट पे करना होगा, इसलिए मैंने XYZ लिमिटेड को डेबिट किया है। टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि आपका लिए इंटरेस्ट जो है इनकम है। हायर वेंडर के लिए जो भाड़े पे सामान दे रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी तो इनकम होगी ना, इसीलिए इनकम है हमारी, इंटरेस्ट अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकाला कैसे है? 28,000 रुपये की आपकी मशीनरी का कैश प्राइस था, क्वेश्चन में गिवन है 28,000 का कैश प्राइस है, माइनस कर देंगे 7500। ये 7500 क्या है? आपको तुरंत डाउन पेमेंट मिल गई थी, मतलब कि XYZ ने आपको तुरंत 7500 पे कर दिए थे, तो फिर हम उस पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, जो पैसा आपको तुरंत मिल गया। इसीलिए मैंने 28,000 में से 7500 माइनस कर दिया है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5% है, तो 5% निकाल दिया, तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट आ गया 1025 रुपये। दोनों जगह लिख देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ इंटरेस्ट की, जर्नल एंट्री के नीचे आप वर्किंग नोट में कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एंट्री के साथ ही समझा देना है, लेकिन आप ये जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है पूरी, ये आप वर्किंग नोट में कीजिएगा। ठीक है, और जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन ज़रूर लिखिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप इस बात का भी ध्यान रखना अगर आपसे जर्नल एंट्री करने को बोला जाता है तो क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज 31 दिसंबर 2017 को ही आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। यहाँ पे लिखा था कि XYZ लिमिटेड डाउन पेमेंट कर रहा है और पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, तो हम पहली इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो रही है तो एंट्री तो करोगे आप। तो पहली इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बढ़ा, आपको पैसा मिला है XYZ लिमिटेड से, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो आप डेबिट करोगे 7500 से। इंस्टॉलमेंट 7500 की है। उसके बाद टू XYZ लिमिटेड, किसने पे किया है? वो XYZ लिमिटेड ने किया ना, तो फिर उसकी तो हमने XYZ लिमिटेड को तो डेटर माना हुआ था, और डेटर थोड़ा सा कम हुआ है, 7500 रुपीज़ से कम हुआ है, तो फिर मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 7500 ऐसे करके लिख देंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2018 में क्या होता है। अब आता है 2018 का केस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब 2018 में जो है हायर वेंडर जो है अपना सामान वापस ले लेगा, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करता है। जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि केवल वो डाउन पेमेंट पे करता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट तो पे ही नहीं करता। अब 31 दिसंबर 2018 को
जब उसकी जिम्मेदारी बनती है इंटरेस्ट पे करने की, तो हम उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री जो हमने पीछे करी थी, XYZ लिमिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। XYZ लिमिटेड को मैंने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बन रही है हमारे प्रति हमें पैसा देने की, और हमें पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उस पर, तो इसीलिए मैंने उसको डेबिट किया है। टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मेरी तो इनकम है, इंटरेस्ट है ना, मैं हायर वेंडर हूँ, मेरी तो इनकम हुई। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाला, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो बहुत आसान था, सेकेंड ईयर में आप कैसे निकालते हो इंटरेस्ट, कितना अमाउंट ड्यू रह गया था, मतलब XYZ लिमिटेड से फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट ड्यू रह गया था, उसी का ही परसेंटेज निकालते हैं, उसी पे ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट एप्लीकेबल करते हैं सेकेंड ईयर में। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट ड्यू रह गया था, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। 28,000 रुपये का तो आपका कैश प्राइस था, मशीनरी की जो कैश प्राइस उसकी वैल्यू थी उस टाइम की, माइनस करेंगे 7,500 जो तुरंत आपको डाउन पेमेंट मिल गई थी, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। उसके बाद कितना अमाउंट बचता है, 20,000 रुपये, 20,500, ठीक है। 20,500 पे प्रीवियस ईयर में मतलब 2017 में इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था 1,025 रुपये, ठीक है। तो आपके पास अधिकार था कि 21,525 रुपये आप XYZ लिमिटेड से ले सकते थे, लेकिन XYZ लिमिटेड ने आपको 2017 में कितना पेमेंट किया, केवल 7,500 किया ना, तो कितना पैसा बचा सेकेंड ईयर में जो अभी आपको मिलना बाकी है, 14,025 रुपये अभी आपको मिलना बाकी है ना। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, जो सेकेंड ईयर का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि आपको XYZ लिमिटेड से मिलना बाकी है। तो 14,025 रुपये पे आप कैलकुलेट करोगे 5% इंटरेस्ट, जो कि आता है 701.25, पर हमने अप्रॉक्सीमेटली उसे 701 करके लिख दिया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की। बात समझ में कैसे हुई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये हमने अच्छे से सीखा है हायर परचेजर यूनिट 11 में, अच्छे से सीखा है क्या होता है इंटरेस्ट का। जो आपका अमाउंट जितना रिमेनिंग बचा है, फर्स्ट ईयर में आपको कितना पेमेंट मिल गया, ठीक है, उसके बाद कितना अमाउंट बचता है, जो सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट बचता है जो आपको XYZ लिमिटेड से मिलना चाहिए, तो उसी का आप निकाल दो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कब करेगा, साल के आखिर में पे करेगा ना, यहाँ पे लिखा था एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंस्टॉलमेंट वो पे करता ही नहीं है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। फिर क्या करता है, ABC लिमिटेड तुरंत अपने गुड्स को रीपोजेस कर लेता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला। तो क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2018 को आप अपने गुड्स को वापस ले रहे हो, आप अपना गुड्स वापस ले रहे हो, एक तरह से सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट की जगह गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट लिख सकते हैं, टू XYZ अकाउंट। सबसे पहले तो मैंने गुड्स रीपोजेस अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, गुड्स रीपोजेस अकाउंट को डेबिट मैंने इसलिए किया है, जैसे हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं ना, जो आपने माल बेचा था। आप जब सेल करते हो, नॉर्मल सेल करते हो तो कहाँ लिखते हो, क्रेडिट पे। जब माल वापस आ जाता है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे ना, तो सेम ऐसा ही है। और टू XYZ अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि अब वो आपका डेटर नहीं रहा, पैसा तो मिलने ही नहीं वाला, उससे पैसा मिलेगा ही नहीं, तो आप अपनी एसेट को कम तो करोगे ही ना, तो इसीलिए मैंने XYZ लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे ये 14,726 रुपये आया कैसे। देखिए आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई थी सेकेंड ईयर में, मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया। आपकी मशीनरी की वैल्यू सेकेंड ईयर में, जो मतलब आपकी मशीनरी की वैल्यू जो थी, जो आपने उधर भाड़े में दी हुई थी XYZ लिमिटेड की, उसकी वैल्यू रह गई थी 14,025 रुपये, ठीक है। इतना पैसा आपको उससे मिलना चाहिए था, मशीनरी की वैल्यू नहीं, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि आपको कितना XYZ लिमिटेड से मिलना रह गया था। तो सेकेंड ईयर में 14,025 रुपये मिलना रह गया था, प्लस 701 रुपये इंटरेस्ट भी तो है, 700 उसने इंटरेस्ट भी कहाँ पे किया, उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, उसने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया ना, तो इसलिए मैं यहाँ 701 रुपये भी ऐड करूँगी। इस तरीके से मेरा 14,726 आया। समझ में आ गया? फिर से बोल रही हूँ 14,726 कैसे आया, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया था सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर मतलब 2018 में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया था जो कि आपको XYZ लिमिटेड से मिलना चाहिए था, प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो नहीं मिला। तो इस तरीके से हमारा 14,726 रुपये आया। अभी एंट्री ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे और भी एंट्रीज़ हैं। तो ये वाली एंट्री समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई, गुड्स रीपोजेस टू XYZ कैसे अमाउंट आया। अब एक और एंट्री आपको करनी है,
31/12/2018 को ही जब आप अपनी मशीनरी वापस ले रहे हो उससे, आपने यहाँ पे देखा था कि ABC लिमिटेड जो हायर वेंडर है उसने 300 रुपये इस गुड्स पे या इस मशीनरी पे 300 रुपये लगाए हैं रिपेयर करवाने के लिए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, यहाँ पे रिपेयर अकाउंट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने डेबिट साइड पे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट लिखा है, आपका खर्चा हुआ है 300 रुपये का, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, रिपेयर अकाउंट नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्रेडिट पे हम कैश अकाउंट लिखेंगे, आपका खर्चा हुआ है 300 रुपये का, रिपेयर करवाया तो आपकी कैश तो गई ना, या फिर बैंक से पेमेंट करे तो बैंक से पेमेंट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, आपका खर्चा हुआ है तो हम लिखेंगे 300। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा था कि 15,350 रुपये की ये मशीनरी जो उसने रिपोजेस करी है हायर वेंडर ने, वो उसको बेच देता है, और जब बेच देगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? पैसा आया, आपने बेचा तो पैसा मिला ना आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। ठीक है, मतलब सेल ही है एक तरह से, टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। सेल अकाउंट मत लिखना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट ही लिखना। कितने रुपए की बेची है? 15,350 रुपये की, 15,350 की। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री होगी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें P&L अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे P&L अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत है वो देखते हैं। देखिए, आपने अपनी जो आपने गुड्स रिपोजेस करे हैं, जो वापस ले लिए हैं गुड्स, आपने उसको कितने रुपए में बेचा? 15,350 रुपये में। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, मतलब कि कितना पैसा आपको मिलना चाहिए था आपके हायर परचेजर से? 14,726 रुपये। आपने उसके ऊपर 300 रुपये रिपेयर का लगा दिया, उसके ऊपर 300 रुपये रिपेयर का लगा दिया। अगर आप 15,350 में से इतना अमाउंट माइनस कर देते हो, 14,726 और 300 रुपये, तो कितना आता है? 324 आता है। इसका मतलब इतना आपको प्रॉफिट हो गया ना, आपने तो ज़्यादा में बेच दिया, उसकी वैल्यू जितनी थी उससे ज़्यादा में बेच दिया, तो 324 का आपको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को आपको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे P&L अकाउंट खोला है। और क्रेडिट साइड पे मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अगर ये लॉस का केस होता तो आप P&L अकाउंट को डेबिट साइड पर दिखा देते, और ऊपर क्या लिखोगे? गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट साइड पे 324। समझ में आ गया कैसे हुआ? अब हम इसको लेजर में कैसे डालते हैं वो देखते हैं। अब जो हायर वेंडर है, यहाँ पे हायर वेंडर कौन है? ABC लिमिटेड। ये कौन से लेजर अकाउंट बनाएगा? सबसे पहला लेजर बनाएगा हायर परचेजर का, अपनी बुक्स में। हम कभी भी अपना नहीं बना सकते, हम तो दूसरे का ही बनाते हैं ना। अपनी बुक्स में हम XYZ लिमिटेड हायर परचेजर का अकाउंट बनाएंगे, मतलब हायर वेंडर बनाएगा। तो वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी साथ में दिखा दी है ताकि आप लेजर को आसानी से समझ सको। एक एक एंट्री को देखते हुए लेजर में डालते चलते हैं। 1/1/2017 मतलब 1 जनवरी 2017 को आपने XYZ लिमिटेड को सेल करी थी। XYZ लिमिटेड कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसीलिए मैंने टू सेल्स जो है डेबिट साइड पे दिखाया है 28,000। मैं XYZ तो नहीं लिखूंगी, हमेशा दूसरा वाला आइटम ही लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/1/2017 को XYZ लिमिटेड आपको पेमेंट कर देता है तुरंत 7,500 की। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट का लिखूंगी, क्रेडिट साइड पे लिखूंगी 7,500। फिर 31 दिसंबर 2017 को हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करी थी, तब हमने XYZ लिमिटेड को डेबिट किया था, तो मैं यहाँ पे डेबिट ही कर दूंगी टू इंटरेस्ट 1025। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2017 को वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड जब आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो वो कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड पे ही उसको दिखाऊंगी बाय बैंक लिख के। बाय बैंक मतलब क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जो डेबिट साइड पे है उसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट खोल रखा है हम वो नाम लिखते हैं। आई होप आपको लेजर बनाना आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली 7,500। अब हम दोनों साइड का डिफरेंस निकाल के देखेंगे कौन सी साइड कम आ रही है? क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया 31 दिसंबर 2017 लिख के। कितना आया? 14,025 रुपये। इसी 14,025 को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब कि 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 14,025 रुपये। नेक्स्ट एंट्री क्या है? 2018 की एंट्रीज देख लेते हैं। अब इस केस में आपने इंटरेस्ट ड्यू की फिर से एंट्री करी थी
तो XYZ लिमिटेड को आपने उसको डेबिट किया था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया उसको टू इंटरेस्ट लिख के 701 रुपये। उसके बाद फिर आपने उससे गुड्स वापस ले लिए थे। जब आपने उसको गुड्स वापस ले लिए थे तो आपने उसका अकाउंट कैंसिल करने के लिए उसे डेटर से हटाने के लिए आपने उसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट ही कर दूंगी उसको। 1/1/2018 नहीं है ये, 31/12/2018 है, सॉरी 31/12/2018 है। बाय गुड्स रीपोजेस्ड 14,726। अब इसमें तो कोई बैलेंस का डिफरेंस है ही नहीं, तो हमें बैलेंस कैरी डाउन निकालना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं। वेंडर जो है ABC लिमिटेड का, एक तो वो लेजर बनाएगा हायर परचेजर का और दूसरा लेजर बनाएगा वो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट का। रीपोजेस्ड अकाउंट मतलब जो उसने अपनी मशीनरी वापस ले ली है उसका भी हम लेजर बनाएंगे। इस केस में हम जर्नल एंट्री से जो पीछे हमने करी उसी से उसकी मदद से हम आसानी से लेजर बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाई है दोबारा। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, 31/12/2018 को मैंने गुड्स रिपोजेस की एंट्री करी थी जब हमने उससे पैसे कह रहे हैं मशीनरी वापस ले ली थी। तो इस केस में गुड्स रिपोजेस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड पे टू XYZ अकाउंट 14,726 लिखा है, तो 14,726 लिख दिया। सेकेंड एंट्री क्या है, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट टू कैश, ये हमारी रिपेयर की एंट्री थी। यहाँ पे भी गुड्स रीपोजेस्ड जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 300 करके दिखाया। रिपेयर का खर्चा 300 रुपये था। नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, बैंक अकाउंट टू रीपोजेस्ड, मतलब जब आपने सेल करी थी। और इस केस में गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी। तो 31/12/2018 को बाय बैंक अकाउंट, ये सेल का है, मतलब बताने के लिए ब्रैकेट में सेल लिख दिया है। कितने रुपए की सेल हुई थी, 15,350 की, तो 15,350 आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, PNL की थी, आपको प्रॉफिट हो रहा था और इस केस में आपने गुड्स रीपोजेस अकाउंट को डेबिट किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा टू PNL अकाउंट लिख के। 324 रुपये का आपको प्रॉफिट था। इन दोनों का टोटल करेंगे सेम आ जाएगा 15,350 रुपये। इस तरीके से हम लेजर बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम यही क्वेश्चन हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मतलब कि अब हम हायर परचेजर की बुक्स में किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे, किस तरीके से लेजर बनाएंगे, वो देखते हैं। तो इसमें पहली एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी 2017 से ही शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि इसी दिन XYZ लिमिटेड को जो है मशीनरी मिली थी ABC लिमिटेड से। अगर आपके पास मशीनरी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एसेट हुई, और जब एसेट बढ़ती है तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे डालोगे। तो मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड लिखा है। ABC लिमिटेड को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि इसी ने ही आपको सामान भाड़े पे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्रेडिटर हुआ, आपको इसको पैसा देना अभी बाकी है। 28,000 रुपये, 28,000 रुपये लिख दोगे क्योंकि वो उसका कैश प्राइस है। उसके बाद आप तुरंत डाउन पेमेंट कर देते हो 7500 की, और अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस तो कम होगा, और जब बैंक बैलेंस कम होता है तो मतलब एसेट कम हुई, एसेट कम हुई तो मतलब क्रेडिट साइड, तो टू बैंक अकाउंट 7500। और ABC लिमिटेड को मैंने डेबिट क्यों किया है भाई, अगर आप ABC लिमिटेड आपका क्रेडिटर है, अगर आपने उसका थोड़ा पैसा चुका दिया है तो आपके ऊपर उधार कम हो गया ना, तो इसलिए मैंने ABC लिमिटेड को डेबिट किया है। उसके बाद 31 मतलब साल के आखिर में आपकी जिम्मेदारी बनती है मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। देखिए हायर परचेजर डेप्रिसिएशन को चार्ज करता है, ABC लिमिटेड नहीं करेगा। ABC लिमिटेड मतलब कि हायर वेंडर नहीं करेगा, हायर परचेजर करेगा, क्योंकि मशीनरी तो हायर परचेजर के पास है ना। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ। एसेट की वैल्यू गिरी है तो इसीलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। 2800 कैसे आया 2800, 10% क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन था, 28,000 उसका कैश प्राइस था, इसका 10% निकालेंगे कितना आता है, 2800 आएगा ना। नेक्स्ट इज 2017 के आखिर में मतलब कि 31 दिसंबर को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ABC लिमिटेड जो कि हायर वेंडर है उसको इंटरेस्ट पे करो। इंटरेस्ट जो है आपके लिए खर्चा है, तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट करोगे। खर्चा कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट किसको पे करना है, ABC लिमिटेड को पे करना है ना। उसके ऊपर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा और पैसा बढ़ गया, आपको थोड़ा सा और पैसा देना है ABC लिमिटेड को, अपने क्रेडिटर को, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकाला है, बिल्कुल वैसे ही निकाल रहे हैं। दोबारा इंटरेस्ट का अच्छे से नहीं समझा रही, फटाफट बता देती हूँ। बिल्कुल वैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है जैसे हमने पीछे किया। 28,000 में से आप डाउन पेमेंट माइनस करोगे, फिर 5% निकाल लेना उसका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1025 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है,
आपने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी, XYZ ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी थी, डाउन पेमेंट पे की थी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे तो आपका बैंक बैलेंस गिरेगा, तो आप क्रेडिट करोगे बैंक बैलेंस। किसको पेमेंट कर रहे हो? ABC लिमिटेड को पे कर रहे हो ना, और आपकी क्रेडिटर जो है कम हो रहा है, आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, तो इस केस में आप उसको डेबिट करोगे 7500। 2018 की बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, क्योंकि 2018 में ही ABC लिमिटेड जो है XYZ लिमिटेड से मशीनरी वापस ले जाता है। तो इस ईयर में कैसे एंट्रीज होंगी वो देखते हैं। अब 31 दिसंबर 2018 को इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है सबसे पहले, तो हम वही एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट आपका खर्चा है टू ABC अकाउंट। किसको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की? हमें ABC लिमिटेड को पेमेंट करनी है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है, क्योंकि हमारा जो है लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने ABC लिमिटेड को क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट कैसे निकाला 700 है कि हमने पीछे ऑलरेडी देख लिया जब हमने हायर वेंडर की एंट्रीज करी थी, ठीक है। 31/12/2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे ही, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्योंकि आपके लिए नॉन कैश एक्सपेंस है। टू मशीनरी अकाउंट, एसेट की वैल्यू गिरी है। कितना डेप्रिसिएशन है यहाँ पे? 2520 रुपये। ये कैसे आया? इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, SLM मेथड से नहीं हो रहा। तो पीछे हमने कैसे निकाला था? 2017 में 28,000 में से 2800 रुपये का डेप्रिसिएशन था। 28,000 में से 28,000 का हमने 10% निकाला था, तो कितना आया था? 2800 आया था। उसी 2800 डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, कितना रिमेनिंग वैल्यू रह गई 2018 में? 2018 में इस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई? 25,200। इसी का 10% निकाल लेना, कितना आता है? 5220। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, WDV मेथड लगाना है, ठीक है। 31 दिसंबर 2018 को आपसे मशीनरी ले जाता है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड आपसे मशीनरी वापस ले जाता है। तो मशीनरी अगर आपसे वापस ले जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एसेट कम हो रही है, तो इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है। और ABC लिमिटेड को डेबिट क्यों किया है? आपका क्रेडिटर भी तो कम हो रहा है, अब आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने ABC लिमिटेड को डेबिट कर दिया। कितना अमाउंट आएगा? जितनी उस मशीनरी की वैल्यू रह गई थी, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था, कैसे हमने निकाला था 14,726, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है 31 दिसंबर 2018 को ही आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री करनी है। वो ये है कि आपको इस मशीनरी से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसकी एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे निकालेंगे? देखिए, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? मशीनरी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 28,000 रुपये की मशीनरी उसका कैश प्राइस था, माइनस किया फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, माइनस किया सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 22,680। 2018 के आखिर में जब आपकी मशीनरी जब्त कर ली गई आपसे, जब ABC लिमिटेड ने XYZ से जब मशीनरी जब्त कर ली थी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 22,680 है। 22,680 कैसे आया? जो उसका एक्चुअल कैश प्राइस था, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो 22,680 आया, ठीक है। और ABC लिमिटेड ने उसकी वैल्यू कितनी दिखाई है? ABC लिमिटेड ने तो भाई 14,726 रुपये दिखाई है। ये कैसे कैलकुलेट करी वो हमने आपको पीछे हायर वेंडर में सिखाया, जब हमने हायर वेंडर की जर्नल एंट्री करी थी, ठीक है। उसने 726 दिखाई है। कितनी कम दिखाई है? उसकी वैल्यू 22,680 थी। तो ये आपको एक तरह से नुकसान ही है, ये लॉस ही है। तो हम इसी लॉस को दिखाएंगे P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। P&L को मैंने क्यों डेबिट किया है? क्योंकि लॉस है। टू मशीनरी अकाउंट अब देखते हैं कि हायर परचेजर मतलब कि XYZ लिमिटेड कौन कौन से लेजर बनाएगा। सबसे पहला आता है मशीनरी अकाउंट का लेजर, ठीक है। जर्नल एंट्री के साथ साथ देखते जाएंगे कि लेजर में क्या क्या आएगा। पहली चीज़ है, पहली एंट्री क्या थी हमारी? मशीनरी अकाउंट टू ABC अकाउंट। जब आपने मशीनरी ली थी उधार में ABC लिमिटेड से, तो इस केस में मशीनरी डेबिट साइड पे है, तो मैं 1 जनवरी 2017 लिख के टू ABC लिमिटेड लेजर में डेबिट साइड पे दिखाऊंगी 28,000। 31/12/2017 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था मशीनरी पे, तो इस केस में मशीनरी को आपने क्रेडिट साइड पे दिखाया था, तो इसीलिए मैं यहाँ क्रेडिट साइड में 31/12/2017 लिख के डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे दिखा रही हूँ 2800 रुपये। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और कोई एंट्री है नहीं 2017 की, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 25,200। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। इसी को ही हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के। नेक्स्ट ईयर कब शुरू होता है? 1/1/2018 को शुरू होता है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,200। अब आगे देखते हैं 2018 में क्या क्या एंट्री थी मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की थी, हमने मशीनरी को
क्रेडिट किया था तो मैं यहाँ पे क्रेडिट ही कर दूंगी। 31/12/2018 लिख के बाय डेप्रिसिएशन 2520 आया था हमारी डेप्रिसिएशन का अमाउंट। उसके बाद 31/12/2018 को ही ABC लिमिटेड जो है आपसे मशीनरी ले जाता है, वापस ले जाता है मशीनरी। तो यहाँ पे भी आपकी मशीनरी जो है क्रेडिट साइड पे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे बाय ABC लिमिटेड लिख दूंगी। कितना अमाउंट है? 14,726 रुपये। उसके बाद हमने एक लॉस भी निकाला था जिसमें मशीनरी जो थी क्रेडिट साइड पे थी, तो मैं लिख दूंगी 31/12/2018 बाय P&L अकाउंट 7950। इस तरीके से हम अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे XYZ लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अब ये एक और लेजर बनाएगा, वो है अपने क्रेडिटर का, मतलब कि ABC अकाउंट का, जिससे उसने मशीनरी भाड़े पे खरीदी थी। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? 1/1/2017 को ABC लिमिटेड जो था आ रहा था क्रेडिट साइड पे, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी 1/1/2017 बाय मशीनरी। कितना अमाउंट था? 28,000 लिख दूंगी। फिर 1/1/2017 को ही आपने उसको डाउन पेमेंट करी थी, तब इस केस में ABC लिमिटेड कहाँ था? डेबिट साइड पे था, तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखा दूंगी टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है, ये डाउन पेमेंट की एंट्री है, 7500 था। ठीक है, फिर उसके बाद 31/12/2017 को आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करी थी, तो इस केस में ABC लिमिटेड कहाँ है? क्रेडिट साइड पे है, तो मैं यहाँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/2017 लिख के दिखा दूंगी 1025। ठीक है, फिर 31/12/2017 को ही आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट क्या था? तब आपने ABC लिमिटेड को डेबिट साइड पे दिखाया था, तो मैं यहाँ पे भी डेबिट साइड पे दिखाऊंगी 31/12/2017 टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, 7500। फिर 2017 से रिलेटेड और कोई जनरल एंट्री बची नहीं है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इस केस में डेबिट साइड जो है वो कम आ रही है, इसीलिए मैं 31/12/2017 को टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखूंगी और जो भी डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 14,025 रुपये का डिफरेंस है, और यही मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दूंगी, मतलब कि 1/1/2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1425 रुपये लिख दूंगी। ठीक है, अब 2018 की एंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। 31/12/2018 को आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करी थी। ABC लिमिटेड को आपने कहाँ दिखाया था? क्रेडिट साइड पे दिखाया था, तो मैं 31/12/2018 को बाय इंटरेस्ट 701 रुपये दिखा दूंगी। अमाउंट ये लिखा है जनरल एंट्री में। नेक्स्ट 31/12/2018 को ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ABC के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो ये एंट्री नहीं आएगी, गलती से लिख दी गई है। उसके बाद 31/12/2018 को जब ABC लिमिटेड जो है आपसे मशीनरी ले जाता है, तो इस केस में ABC लिमिटेड को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, तो मैंने यहाँ पे भी डेबिट ही करा है। 31/12/2018 को मैंने उसे डेबिट साइड पे दिखा दिया, मशीनरी ले जा रहा है तो मशीनरी अकाउंट 14,726 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम अपना लेजर प्रिपेयर करते हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। इस यूनिट 12 को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।